अध्याय 217 किसने हस्तक्षेप किया। जिन मौसियों और आंटियों का वह कभी बहुत आदर करती थी, उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया और किनारे से मुस्कुराते हुए देखते रहे, क्योंकि वह उनके बच्चों द्वारा तैयार किए गए झूठ के जाल में और भी गहरी फंसती जा रही थी। उनकी मुस्कुराहट खंजर की तरह थी। जैसे जैसे प्रत्येक झूठी गवाही बढ़ती जा रही थी और गहरी होती जा रही थी, उसे बहुत देर से एहसास हुआ कि वे हर चीज में वैसे ही शामिल थे। उसके माता पिता महत्वपूर्ण पदों पर थे और आमतौर पर उनके पास कबीले के कार्यक्रमों में शामिल होने का समय नहीं होता था, लेकिन उसे लगा कि उसके सख्त पिता, भले ही वह मौजूद होते, हस्तक्षेप नहीं करते। क्या उसने मदद की होगी? उसे इस पर संदेह था। उसने इसे कबीले के संभावित भावी प्रमुख के रूप में अपनी क्षमताओं को पार करने और प्रदर्शित करने के लिए बस एक परीक्षा माना होगा। युद्ध के इस समय में कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं थी। आवश्यकता पड़ने पर सहायता प्रदान की जाएगी, लेकिन व्यक्तिगत क्षमता को अन्य सभी से ऊपर महत्व दिया जाएगा। तो बात बढ़ गई और बड़ों को भी झगड़े में शामिल होना पड़ा। बाद में उसके चचेरे भाइयों ने एक मृत्यु द्वंद्व का प्रस्ताव रखा, जहां विरोधियों को बिना किसी परिणाम के एक दूसरे को मारने की अनुमति दी गई। यह एक बर्बर द्वंद्व था जिसकी उसके कबीले के सदस्यों ने अत्यधिक निंदा की थी। स्वाभाविक रूप से बुजुर्ग ने भी इसका विरोध किया, क्योंकि संभावित शक्तिशाली ओझाओं के लिए छोटी छोटी बचकानी बातों पर एक दूसरे से लड़ना और मरना मूर्खतापूर्ण था। हालांकि बाद में बड़ी महिला पर उसके चाचा और चाची ने दबाव डाला और उसे द्वंद्व की अनुमति देनी पड़ी। तब एवलिन को एहसास हुआ कि उसका परिवार वास्तव में कितना सड़ चुका था। उसके बाद एवलिन का अपने चचेरे भाइयों और अन्य रिश्तेदारों पर भरोसा चरमरा गया। वे वास्तव में कबीले के भविष्य में अधिक शक्ति और नियंत्रण हासिल करने के लिए उसे मारना चाहते थे। वह हमेशा उन्हें अपना परिवार मानती थी, लेकिन वे उसे डुबो देना चाहते थे। प्रत्येक विश्वासघात ने रक्त संबंधों में उसके विश्वास को खत्म कर दिया और कड़वाहट के अलावा कुछ नहीं बचा। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या इस दुनिया में रिश्तों का यही सब कुछ है? क्या वे सभी लोग ऐसे ही थे जिनके साथ वह करीब थी? केवल अपने लाभ के लिए उसके साथ संबंध बनाए रखना, विकास या पारिवारिक प्रेम की कोई पारस्परिक भावना नहीं। क्या अन्य प्रमुख कुलों में भी परिवार ऐसे ही थे? उसने अपने दोस्तों के बारे में सोचा, ओलिवर, डैनियल, एम्बर, अल्फांसो। क्या उनके कुल भी ऐसे थे? क्या उनके भाई बहन भी अधिक शक्ति पाने के लिए उनकी जान के पीछे पड़े थे? उसने सिर हिलाया। उसे संदेह था कि ये दूसरों के लिए इतना बुरा है, लेकिन उसे लगा कि मिस्टिक पर्च कबीले के ओलिवर और नादिया को भी उसके जैसी ही स्थितियों का सामना करना पड़ा होगा। ठंडे स्वभाव की कुख्यात अफवाहों और उस कबीले में तीव्र सत्ता संघर्ष से उसे लगा कि इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि उन दोनों को भी उनके रिश्तेदारों द्वारा लगातार निशाना बनाया गया था। उसके बुजुर्गों ने उसे कबीले के बारे में जो बताया था, उसके अनुसार नादिया के मिस्टिक पर्च परिवार के अगले मुखिया के रूप में सफल होने की सबसे अधिक संभावना थी। शायद उसकी अपनी विशेष परिस्थितियां थीं। वह केवल ओलिवर को छोड़ गया। अन्य सभी में से एवलिन को लगा कि ओलिवर उसकी तरह ही सबसे सामान्य था। एक तरह से जब भी उसने उनकी तुलना की, उसने पाया कि ओलिवर उसके वाइब से सबसे अधिक मेल खाता था। उसके मन में उसके बारे में एक शांति थी जो उसे खुद की याद दिलाती थी, या कम से कम वह जो हुआ करती थी। वह न तो अत्यधिक सतर्क था और न ही अत्यधिक लापरवाह। वह बिल्कुल वैसा ही था, बिल्कुल अपनी बहन की तरह। एक पल के लिए उसे ओलिवर के साथ अपनेपन का गहरा एहसास हुआ। उसके विपरीत वह अधिक मजबूत था और उसका व्यवहार हमेशा दोस्ताना और मिलनसार था। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, वह भीड़ के साथ अच्छा था और उसकी बहन की तरह ही उसमें काफी करिश्मा था। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसे बहुत सुधार करना है। उसकी आंखें दृढ़ हो गईं, क्योंकि उसने सोचा कि ऐसे परिदृश्य में ओलिवर ने क्या किया होगा। क्या उसे कोई झटका लगा होगा और वह उदास हो गया होगा? क्या उसे हार ने निगल लिया होगा? उन्हें निराशा में डूबकर जीतने दे। नहीं, उसने अपनी इच्छाशक्ति को और भी अधिक कठोर कर लिया होता और भी अधिक जोश के साथ आगे बढ़ जाता। जैसे ही एड्रेनालाइन उसके शरीर में प्रवाहित हुआ,
उसका खून उबलने लगा। अगर वह गिरकर उठ सकता है तो वह क्यों नहीं? यदि वह ऐसा कर सकता था, तो उसका बहाना क्या था? यदि वह अपना लक्ष्य हासिल करना चाहती थी और इस दुनिया में शांति लाना चाहती थी, तो वह अब इस तरह की छोटी-मोटी बातों से निराश नहीं हो सकती थी। ऐसे अनगिनत लोग होने वाले थे जो उसके लक्ष्य की राह में बाधा डालने की कोशिश कर रहे थे। उसे उनसे ऊपर उठना होगा, उनकी योजनाओं का उपयोग करना होगा और उन्हें सीढ़ी में बदलना होगा। उसके हाथ मुट्ठियों में कस गए। वह उन्हें उसे दफनाने नहीं दे रही थी। उसने खुद से वादा किया था कि वह उस स्तर तक पहुंचेगी जहां वह अपनी बहन और ओलिवर के साथ बराबरी पर खड़ी हो सकेगी। अब उसके पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसने एक गहरी सांस ली और अपने नकली भाई बहनों पर नजर डाली, फिर दर्शकों में अपने माता पिता पर, अपने तथाकथित चाचा और चाची पर। उनके भाव विडंबनापूर्ण थे। शुरुआत में जो थे उसके बिल्कुल विपरीत क्रोध, घबराहट, हताशा। फिर भी इन सब के बावजूद वे केवल देख सकते थे। द्वंद्व पवित्र था और बुजुर्ग गवाह थे। एक बार शुरू होने के बाद किसी को इसमें हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं थी जब तक कि विजेता इसे समाप्त न कर दे। एवलिन, अभी रुकें। अधेड़ उम्र की महिलाओं में से एक ने पहले लड़की को देखा और फिर सामने लेटे अपने बेटे को देखकर हताशा में चिल्लाई। हाँ, एवलिन व्यंग्यात्मक हंसी छोड़े बिना नहीं रह सकी। उसे गुस्सा महसूस नहीं हुआ, बस अफसोस। एवलिन, आपका क्या मतलब है? भाई बहनों के बीच इतनी दूर जाने की कोई जरूरत नहीं है, एक आदमी ने ऊंची, दबंग आवाज में कहा जो पूरे मैदान में गूंज गई। भाई बहन। उसने ये शब्द बुदबुदाया, अब उसे यह हास्यास्पद लग रहा था। शोर है, एवलिन बुदबुदाया। अपने आसपास के पाखंड से थककर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अब ये कहना उनका कितना पाखंड है। भले ही उसका स्वर धीमा था, ओझाओं से भरे शांत स्टेडियम में हर कोई सुन सकता था कि वह क्या कह रही है। आप। जैसे ही उसके माथे पर नसें उभरी, उस आदमी के हाव भाव बदल गए। एवलिन ने उस आदमी को नजरअंदाज किया और अपना हाथ ऊपर उठाया। उसने अपनी तर्जनी को मध्यमा से मिलाकर एक मुहर बनाई। ऐसा लग रहा था जैसे वह अंतिम चाल चलने वाली थी। लेकिन अचानक मैदान में हवाएं तेज हो गईं और स्टेडियम में गड़गड़ाहट की आवाज गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था मानो भूकंप आ रहा हो। आकाश में अंधेरा छा गया। वातावरण में कोई प्राचीन और शक्तिशाली हलचल होने लगी। इस अप्रत्याशित घटना से एवलिन भी विचलित हो गई। तभी मैदान में एक बहुत बूढ़ी और बुजुर्ग आवाज सुनाई दी, जिससे हर कोई कांप उठा। रुकना, कहानी खत्म, अलविदा।